वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे सेलुलर रेस्पिरेशन को डिटेल में स्टडी कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने देखा था कि सेलुलर रेस्पिरेशन में फूड टूटता है और क्या बनता है? एटीपी बनता है या एनर्जी बनता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में फूड टूटने से लेके एटीपी बनने तक के लिए कितना मेजर स्टेप्स होना पड़ेगा? तो हम लोग बोलेंगे 3 मेजर स्टेप्स होना पड़ेगा। पहला जो स्टेप था सेलुलर रेस्पिरेशन का वो क्या था? ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा जो मेजर स्टेप था वो क्या था? हम लोग बोलेंगे क्रेब्स साइकिल। और जो तीसरा मेजर स्टेप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज द पार्ट ऑफ द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग फर्स्ट मेजर स्टेप को स्टडी कर रहे थे सेलुलर रेस्पिरेशन का, जिसका नाम क्या था? हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस में हम लोगों ने सारा कुछ डिटेल में देख लिया है। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे कि आर्सेनिक एसिड या आर्सेनेट जो केमिकल होता है उसका क्या असर पड़ता है ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है भाई, आज हम लोगों को देखना है, इसको खत्म करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे कि रेडियो लेवल टेक्निक हम लोग देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस में। उसके बाद फिर हम लोग क्या स्टडी करेंगे? रेगुलेशन स्टडी करेंगे ग्लाइकोलाइसिस का। फिर हम लोग स्टडी करेंगे ये ग्लाइकोलाइसिस आरबीसी में कैसे करके होता है, वो हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक बचा हुआ है, फिर ग्लाइकोलाइसिस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे? अभी हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ आर्सेनिक एसिड या आर्सेनेट ऑन ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, ये सब सारा का सारा हम लोग देखेंगे। और मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग 1 बाय 1 ये जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ वो लेक्चर को देखना, आपको सारा कुछ समझ में आएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी बताने जा रहा हूँ इफेक्ट ऑफ आर्सेनेट ऑन ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा है, हेडिंग मैंने लिखा है यहाँ पर कि इफेक्ट ऑफ आर्सेनेट या आर्सेनिक एसिड ऑन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस पे ये आर्सेनेट का या आर्सेनिक एसिड का क्या असर पड़ता है। ठीक है, देखो बहुत आसान है, क्या चीज है, हमेशा रखने आप कि जब भी आर्सेनिक एसिड से कोई सेल को ट्रीट किया जा रहा है या जाएगा तो क्या होगा? हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस का, हम लोग बोलेंगे जो 7th स्टेप है जहां पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है या हम लोग बोलेंगे एटीपी बनता है, वो नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे इट इनहिबिट्स द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। मैं ऐसे लिख रहा हूं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एट 7th step of glycolysis। ठीक है, याद रखना है कि ये क्या करता है, आर्सेनेट क्या करता है कि 7th स्टेप में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन को नहीं होने देता है, या हम लोग बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो 7th स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में होता है वो नहीं होता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ क्या चीज? हम लोग बोलेंगे आर्सेनिक एसिड या आर्सेनेट। तो क्वेश्चन आता है कैसे करके ये ऐसा नहीं होने दे रहा, कौन? आर्सेनिक एसिड या आर्सेनेट। बहुत आसान है, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको हम लोग और करके ऐसे भी लिख सकते हैं, और करके क्या लिख सकते हैं कि इट इनहिबिट्स the first substrate level phosphorylation of phase of glycolysis। ग्लाइकोलाइसिस का जो फेज होता है, ठीक है, उसमें जो फर्स्ट जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है जो 7th स्टेप में होता है, जिसपे एटीपी बनता है, 2 एटीपी बनता है, वो एटीपी को नहीं बनने देता है, कौन? हम लोग बोलेंगे आर्सेनिक एसिड। तो कैसे करके ये काम करता है? देखो बहुत आसान है, क्या चीज है, देखो नॉर्मल केस में हम लोग क्या जानते हैं, स्टेप नंबर 6 को दिमाग में रखिएगा और स्टेप नंबर 7 को। तब भी मैं देखो स्टार्टिंग से बताता हूँ, बहुत आसान है, देखना ध्यान से। नॉर्मल कंडीशन में हम लोग क्या जानते हैं, देखो ध्यान से, ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हम लोग बोलेंगे टूट रहा है और क्या बन रहा है? हम लोग बोलेंगे क्या बन रहा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये फर्स्ट स्टेप है, याद करो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पर जो एंजाइम लग रहा है हम लोग बोलेंगे वो एंजाइम का नाम क्या है? हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज। मैंने ये सब सारा कुछ बताया। और यहाँ पर क्या लग रहा है? हम लोग बोलेंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ क्या चीज लग रहा है? एटीपी लग रहा है। और यहाँ पर क्या बाहर निकल रहा है? हम लोग बोलेंगे एडीपी बाहर निकल। ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का। उसके बाद हम लोग बोलेंगे सेकेंड स्टेप आता है जिसको हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट होता है? हम लोग बोलेंगे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो एंजाइम लगता है वो एंजाइम क्या था? हम लोग बोलेंगे फोस्फो ग्लूको आइसोमेरेज। ठीक है, और ये इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं आइसोमेराइजेशन स्टेप। और ये कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल होता है, या हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल होता है। और फर्स्ट स्टेप को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन स्टेप। मैंने बताया ये सब सारा कुछ। अब देखो स्टेप नंबर 3 में क्या होता है? स्टेप नंबर 3 में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है, हम लोग बोलेंगे फ्रुक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट में।
फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है स्टेप नंबर 3 में, याद रखना। और स्टेप नंबर 3 में जो एंजाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होता है ये भी क्या होता है हम लोग बोलेंगे इरिवर्सिबल होता है, ये यूनि डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो अब देखिए स्टेप नंबर 3 था और इस स्टेप नंबर 3 को हम लोग फोस्फोराइलेशन स्टेप बोलते हैं। अब क्या होगा, स्टेप नंबर 4 होता है, देखो ध्यान से, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 भी क्या होता है हम लोग बोलेंगे बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। स्टेप नंबर 4 भी बाई डायरेक्शनल होता है, याद रखना 1, 3 एंड 10 को छोड़ के सारे स्टेप्स क्या होगा बाई डायरेक्शनल होगा, ठीक है। 1, 3 एंड 10 ये क्या होगा यूनि डायरेक्शनल होगा या हम लोग बोलेंगे इरिवर्सिबल होगा। तो स्टेप नंबर 4 में हम लोग बोलेंगे फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ये हम लोग बोलेंगे दो कंपाउंड में टूटता है। एक कंपाउंड को क्या बोलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, क्या बोलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, या इसको हम लोग बोलते हैं फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। और दूसरा कंपाउंड क्या होता है हम लोग बोलेंगे डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, याद रखना है। ये स्टेप नंबर 4 है और स्टेप नंबर 4 को हम लोग बोलते हैं क्लीवेज स्टेप। और इसको कराने के लिए जो एंजाइम चाहिए उस एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं एल्डोलेज, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो स्टेप नंबर 5 में क्या होता है। स्टेप नंबर 5 में क्या होता है, ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर है। तो यहाँ पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट किसमें आइसोमराइज कर जाएगा, हम लोग बोलेंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में आइसोमराइज कर जाएगा, ठीक है। क्यों आइसोमराइज कर जाएगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, क्योंकि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के लिए कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है सेल के साइटोसोल में, ठीक है। इसके लिए एंजाइम प्रेजेंट होता है हम लोग बोलेंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के लिए ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, इसीलिए डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट यहाँ पर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा या हम लोग बोलेंगे आइसोमराइज कर जाएगा। ये था स्टेप नंबर 5। और स्टेप नंबर 5 को कराने के लिए जो एंजाइम था वो था ट्रायोज आइसोमरेज, वो था क्या ट्रायोज आइसोमरेज। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या मिला, दो मॉलिक्यूल और क्या मिला, हम लोग बोलेंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मिला, ठीक है। दो मॉलिक्यूल क्या मिला ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो यहां से लेके यहां तक का जो फेज था उसको हम लोग बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज या एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, ठीक है। क्योंकि देखो ध्यान से यहां पर स्टेप नंबर 1 में क्या लगा है एक एटीपी लगा है और स्टेप नंबर 3 में भी एक एटीपी लगेगा, ठीक है। देखो यहां पर ध्यान से, यहाँ पर मैं भूल गया था, यहाँ पर क्या लगेगा एक एटीपी लगेगा, एक एटीपी बाहर निकलेगा, ठीक है। तो 1 और 3 में क्या लगता है एटीपी लगता है और 7 और 10 में क्या होता है आप लोग बोलेंगे एटीपी बाहर निकलता है, ठीक है। याद रखना इस चीज को। अब ध्यान से देखो यहाँ पर देखो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का दो मॉलिक्यूल मिला, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से स्टेप नंबर 6 में क्या होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हम लोग बोलेंगे ये कन्वर्ट होगा, हम लोग बोलेंगे एक नया मॉलिक्यूल में जिसको बोलेंगे 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड या फोस्फोग्लिसरेट भी बोलेंगे। क्या क्या किसमें कन्वर्ट होगा 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। या क्या बोल सकते हैं 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरेट भी बोल सकते हैं। कौन कन्वर्ट हुआ हम लोग बोलेंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे ये क्या था स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में क्या होगा हम लोग बोलेंगे एक रिड्यूस NaDH2 मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक है, इस तरफ से, और दूसरा रिड्यूस NaDH2 मॉलिक्यूल निकलेगा इस तरफ से। तो स्टेप नंबर 6 में हम लोग बोलेंगे दो अनस्टेबल मॉलिक्यूल निकलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रिड्यूस NaDH2। क्यों बोलते हैं ये सब देखना, मैंने सारा कुछ डिटेल में बताया, एक एक स्टेप को डिटेल में बताया सारा कुछ, ठीक है। और ये भी स्टेप क्या होगा हम लोग बोलेंगे बाई डायरेक्शनल होगा, ठीक है। अब देखो ये जो स्टेप है ना, इस स्टेप में हम लोग बोलेंगे एक क्या लगता है, एक हम लोग बोलेंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी लगता है। एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इधर लगेगा, दूसरा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इधर लगेगा। तो टोटल कितने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगा, दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगा। और स्टेप नंबर 6 में दो रिड्यूस NaDH2 मॉलिक्यूल निकला, ठीक है। और यहाँ पर जो एंजाइम लगेगा उस एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। क्यों यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगता है, ये सब सारा का सारा कुछ मैंने डिटेल में बताया, आप देखना, ठीक है। सीरीज ऑफ लेक्चर्स को देखना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब देखो अब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये था क्या था स्टेप नंबर 6 था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये स्टेप नंबर 6, ठीक, याद रखना है। अब स्टेप नंबर 6 के बाद क्या था स्टेप नंबर 7। देखो ध्यान से स्टेप नंबर 7 में याद रखना है फर्स्ट टाइम क्या होता है हम लोग बोलेंगे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड चेंज हो जाता है, हम लोग बोलेंगे 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड में, ठीक है। या हम लोग 3 फोस्फोग्लिसरेट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कितना मॉलिक्यूल मिलेगा 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड का हम लोग बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे स्टेप नंबर 7 में हम लोग बोलेंगे
फर्स्ट टाइम क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, देखो यहाँ पर ये एटीपी बन रहा है। मैंने बताया था फॉस्फोराइलेशन, याद रखना, लाइफ साइंस में आप लोग फॉस्फोराइलेशन के बारे में पढ़िएगा। तो मेनली फॉस्फोराइलेशन में क्या बनता है, एटीपी का सिंथेसिस होता है। तीन तरीके से फॉस्फोराइलेशन हो सकता है। पहला मैंने क्या बताया था, पहला मैंने बताया था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, दूसरा मैंने बताया था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और तीसरा मैंने क्या बताया था, फोटो फॉस्फोराइलेशन। आप देखना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर ये था स्टेप नंबर 7, ठीक है। यहाँ पर स्टेप नंबर 7 में कौन सा एंजाइम लग रहा था, हम लोग बोलेंगे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज। ठीक है, याद रखना है, जहां जहां काइनेज लगेगा वहां वहां वाले स्टेप को हम लोग बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन स्टेप। ये स्टेप नंबर 7 है, ठीक है। आर्सेनिक एसिड या आर्सेनेट याद रखना है, यही स्टेप नंबर 6 को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, स्टेप नंबर 6 को आपको ध्यान में रखना होगा जब आप पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ आर्सेनिक एसिड और आर्सेनेट ऑन ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या हुआ, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ, फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ, और ये पेओफ फेज का पार्ट है। ठीक है, स्टेप नंबर 6, 7, 8, 9, 10 ये पेओफ फेज होता है ग्लाइकोलाइसिस का। 1, 2, 3, 4, 5 इसको हम लोग बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, अब हम लोग बोलेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हम लोग बोलेंगे, फिर से हम लोग बोलेंगे आइसोमराइज कर जाएगा, और हम लोग बोलेंगे किस किस में चेंज हो जाएगा, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। किसमें चेंज हो जाएगा, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। ठीक है, याद रखना है, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को हम लोग 2-फॉस्फोग्लिसरेट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जो एंजाइम लगेगा उस एंजाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, उस एंजाइम को हम लोग बोलेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड म्यूटेज, या हम लोग बोलेंगे आइसोमरेज। ठीक है, याद रखना है। और इस स्टेप को क्या बोलेंगे, स्टेप नंबर 8 है, स्टेप नंबर 8 को हम लोग बोलेंगे आइसोमराइजेशन स्टेप। स्टेप नंबर 5 था आइसोमराइजेशन। ठीक है, स्टेप नंबर 6 को हम लोग क्या बोले थे, ऑक्सीडेशन प्लस फॉस्फोराइलेशन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, या हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन प्लस फॉस्फोराइलेशन स्टेप बोले थे। स्टेप नंबर 7 को हम लोग फॉस्फोराइलेशन स्टेप बोलते हैं, स्टेप नंबर 8 को हम लोग आइसोमराइजेशन स्टेप बोलते हैं। अब इसके बाद स्टेप नंबर 9, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में, 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में, 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, याद रखना है। ठीक है, 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड को हम लोग 2-फॉस्फोइनोल पायरुवेट भी बोलते हैं। और जो यहाँ पर एंजाइम लगेगा स्टेप नंबर 9 में, यहाँ पर जो एंजाइम लगेगा इसको हम लोग बोलते हैं इनोलेज एंजाइम। ठीक है, स्टेप नंबर 9 में कौन सा एंजाइम लगेगा, इनोलेज। और इसको काम करने के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे Mg2+ या हम लोग बोलेंगे Mn2+, ये सब कोफैक्टर चाहिए। स्टेप नंबर 1 में हेक्सोकाइनेज को काम करने के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे Mg2+ कोफैक्टर चाहिए। ठीक है, ये था स्टेप नंबर 9। स्टेप नंबर 9 में क्या निकलता है, हम लोग बोलेंगे स्टेप नंबर 9 में हम लोग बोलेंगे वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो कितना वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, इसीलिए स्टेप नंबर 9 को हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन स्टेप भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, अब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे लास्ट स्टेप है जो कि हम लोग बोलेंगे इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, स्टेप नंबर 10, और जहाँ पर 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है, हम लोग बोलेंगे पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड को हम लोग पायरुवेट भी बोलते हैं। तो ये जो रिएक्शन हो रहा होता है स्टेप नंबर 10, उसमें क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे उसमें बनेगा एटीपी बनेगा। क्या बन रहा है, देखो ध्यान से, एटीपी बाहर निकल रहा है। क्या बाहर निकल रहा है, हम लोग बोलेंगे एटीपी बन के बाहर निकल रहा है। ठीक है, याद रखना, मतलब एडीपी से क्या बना, हम लोग बोलेंगे एटीपी बना। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे जो एंजाइम काम करेगा उसको हम लोग बोलेंगे पायरुविक एसिड काइनेज, याद रखना है। और काइनेज आ रहा है, इसका मतलब एटीपी बनेगा, एटीपी बनेगा मतलब इस स्टेप को क्या बोलेंगे, फॉस्फोराइलेशन स्टेप, और ये था स्टेप नंबर 10। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ओवरऑल यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर सेल कितना, ग्लाइकोलाइसिस के समय सेल कितना एटीपी लगाया, देखो ध्यान से, एक एटीपी स्टेप नंबर 1 में लगा रहा है, एक एटीपी स्टेप नंबर 3 में लगा रहा है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे नॉर्मली हम लोग बोलेंगे, ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे क्या करता है, सेल क्या करता है, 2 एटीपी क्या करता है, हम लोग बोलेंगे इन्वेस्ट करता है, या हम लोग बोलेंगे लगाता है, या हम लोग बोलेंगे कंज्यूम करता है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे कितना एटीपी बनता है, 1, 2, 3, 4 एटीपी बन रहा है। देखो स्टेप नंबर 7 में और स्टेप नंबर 10 में। तो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे कितना एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, हम लोग बोलेंगे 4 एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो नेट गेन कितना एटीपी का हुआ, देखो ध्यान से, नेट गेन कितना एटीपी का हुआ, नेट गेन हम लोग बोलेंगे 2 लगाया 4 बना, तो 4 - 2 इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 2 एटीपी का क्या होता है, नॉर्मली ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे क्या होता है
नेट गेन होता है। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। और कोई पूछे कि ग्रोस एटीपी कितना बन रहा है, तो ग्रोस एटीपी का मतलब देखो ध्यान से, जितने एटीपी बना उसको बोलते हैं ग्रोस एटीपी। तो 1 2 3 4 टोटल 4 एटीपी बना। स्टेप नंबर 7 में याद रखना 2 एटीपी बनेगा, स्टेप नंबर 10 में 2 एटीपी बनेगा। स्टेप नंबर 7 और स्टेप नंबर 10 को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन स्टेप या सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे सेकंड बार सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। मतलब फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन यहाँ पर किसका हो रहा है, हम लोग बोलेंगे प्योप फेज में हो रहा है। प्योप फेज में फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है स्टेप नंबर 7 में, और पेओफ फेज में हम लोग बोलेंगे सेकंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है स्टेप नंबर 10 में। याद रखना है 6 से लेके 10 तक स्टेप हम लोग बोलते हैं पेओफ फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, याद रखना है। तो अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि जो आर्सेनेट होता है, अब इस पे कंसंट्रेट करो। जो आर्सेनेट होता है, आर्सेनिक एसिड होता है, वो क्या करता है हम लोग बोलेंगे, वो क्या करता है हम लोग बोलेंगे एटीपी को बनने नहीं देता है। मतलब हम लोग बोलेंगे फर्स्ट जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है पेओफ फेज का, उसको होने नहीं देता है। ठीक है, इसका मतलब ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आर्सेनिक एसिड या आर्सेनेट इनहिबिट्स द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एट 7th स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। या हम लोग बोल सकते हैं इट इनहिबिट्स द फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ऑफ पेओफ फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, आर्सेनिक एसिड का यही इफेक्ट है। तो कैसे करके आर्सेनिक एसिड काम करता है, देखो ध्यान से। और कितना, जब आर्सेनिक एसिड काम करेगा तो कितना एटीपी का गेन होगा, नेट गेन होगा, कितना एटीपी बनेगा नहीं बनेगा, वो भी हम लोगों को देखना है, वो भी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो देखो बहुत आसान है, क्या चीज है समझना है। यहाँ पर देखो आपके पास ये वाला क्वेश्चन को यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ, स्टेप नंबर 6 एंड स्टेप नंबर 7 को। ठीक है, ये इफेक्ट ऑफ आर्सेनेट, देखो ध्यान से। स्टेप नंबर 6 में देखना क्या होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का 2 मॉलिक्यूल था। ठीक है, देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का, देखो ध्यान से यहाँ पर देखना। स्टेप नंबर 5 में क्या बना था, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का 2 मॉलिक्यूल बना था। स्टेप नंबर 6 में क्या हुआ था, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये कन्वर्ट हुआ था, हम लोग बोलेंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ 3 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये कन्वर्ट हुआ था, हम लोग बोलेंगे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ था 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। हम लोग देखें ये चीज को। ठीक है, और ये रिएक्शन क्या हम लोग बोलेंगे बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, और ये रिएक्शन के टाइम पे क्या निकल रहा है, देखो ध्यान से। ये रिएक्शन के टाइम पे 2 अनस्टेबल मॉलिक्यूल निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, रिड्यूस NaDH2। ठीक है, रिड्यूस NaDH2। और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, हम लोग बोलेंगे निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। याद रखना है, इसके बारे में भी मैंने सारा कुछ बताया डिटेल में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एंजाइम लग रहा है स्टेप नंबर 6 में, यहाँ पर कौन सा एंजाइम लग रहा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट दैट इज डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, याद रखना है। और मैंने बताया था कि जब भी कभी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगेगा तो वहां पर रिड्यूस NaDH2 निकलेगा, और वहां के स्टेप को हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेप बोलेंगे। या हम लोग बोलेंगे जहां पर भी रिड्यूस NaDH2 FADH2 निकलता है, वहां पर जो एंजाइम लगेगा वो एंजाइम कौन सा लगेगा, डिहाइड्रोजिनेज लगेगा। क्यों लगेगा ये मैंने सारा कुछ समझाया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये था स्टेप नंबर 6 का, ये था स्टेप नंबर 6। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोले थे, जिसको हम लोग बोले थे क्या चीज, ऑक्सीडेशन प्लस फॉस्फोराइलेशन स्टेप। यहाँ पर क्या लग रहा था, हम लोग बोलेंगे 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी लग रहा था स्टेप नंबर 6 में। ठीक है, अब समझना है यहाँ पर, देखो ध्यान से। अब यहाँ पर आर्सेनिक एसिड क्या करता है, देखो ध्यान से। आर्सेनिक एसिड क्या करता है, देखना ध्यान से, यहाँ पर देखना। हाँ, मैं और एक चीज यहाँ पर देखो, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर हम लोग बोलेंगे ये क्या कर रहा है, ये हम लोग बोलेंगे कन्वर्ट हो रहा है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। ये था स्टेप नंबर 6 था, ये था स्टेप नंबर 7। और ये जो स्टेप होता है स्टेप नंबर 7 में क्या हो रहा था, हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, क्या बन रहा था, 2 ATP बन रहा था स्टेप नंबर 7 में। ठीक है, मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा था स्टेप नंबर 7 में। याद रखना है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं कौन सा एंजाइम कर रहा था, पायरुविक 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज। ठीक है, ये एंजाइम ये काम को करा रहा था। ये स्टेप नंबर 7 नॉर्मल केस। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, देखना ध्यान से। आर्सेनिक एसिड क्या करता है, देखो ध्यान से। आर्सेनिक एसिड क्या करता है, याद रखना, ये आर्सेनिक एसिड हम लोग बोलेंगे क्या करता है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ना, ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ना, इसको ये हम लोग बोलेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को, देखो ध्यान से, यहाँ पर कन्वर्ट कर देता है, हम लोग बोलेंगे एक नया, मतलब आर्सेनिक एसिड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से रिएक्ट करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये क्या चीज है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। ठीक है, तो जब भी कभी सेल को आर्सेनिक एसिड से ट्रीट कर दिया जाए या आर्सेनेट से ट्रीट कर दिया जाए, तो ये आर्सेनेट क्या करता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से कर जाता है रिएक्ट। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होता है वो भी हम लोग बोलेंगे क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है।
और ये रिएक्शन को भी कैटालाइज कौन करता है, हम लोग बोलेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, याद रखना, ठीक है। तब यहाँ पर भी क्या निकलेगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर भी क्या निकलेगा, रिड्यूस NaDH2 निकलेगा। यहाँ पर भी क्या निकलेगा, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NaDH2 निकलेगा, रिड्यूस NaDH2 निकलेगा, ठीक है। कब, जब हम लोग बोलेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किसके साथ रिएक्ट किया, हम लोग बोलेंगे आर्सेनिक एसिड के साथ या आर्सेनेट के साथ रिएक्ट किया। किसके साथ रिएक्ट किया, हम लोग बोलेंगे आर्सेनिक एसिड या आर्सेनेट के साथ रिएक्ट किया, देख सकते हैं, ठीक है। या आर्सेनेट है या आर्सेनिक एसिड है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे सेम एंजाइम काम करेगा, सेम रिड्यूस NaDH2 भी निकलेगा। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एक नया मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जब आर्सेनिक एसिड से रिएक्ट करता है तो यहाँ पर एक नया मॉलिक्यूल बनता है। उस नया मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं 1 आर्सेनो, ठीक है। 1 आर्सेनो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, 3 क्या चीज, 3 बिस लिख रहा हूं, बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट। मैंने क्या बोला, मैंने बोला यहाँ पर एक नया मॉलिक्यूल बन जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे 1 आर्सेनो 3 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, 2 मॉलिक्यूल बनेगा। यहाँ पर चूंकि 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1 आर्सेनो, ठीक है, 1 आर्सेनो 3 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब ध्यान से देखो, ये जो आर्सेनिक एसिड है ना या आर्सेनेट है ना, वो किसके साथ कंपटीशन किया, ये आर्सेनिक एसिड किसके साथ कंपटीशन किया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंपटीशन किया। मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अगर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में आता तो क्या बनता, 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड बनता, ठीक है। और ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो हम लोग बोलेंगे फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ जाता, और बाकी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के तीसरे कार्बन में तो फॉस्फेट है ही है, तो 2 फॉस्फेट हो जाता, तो नॉर्मली 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड बनता। लेकिन यहाँ पर आर्सेनिक एसिड किसके साथ कंपटीशन किया, हम लोग बोलेंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंपटीशन किया, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में जुड़ने नहीं दिया। जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में नहीं जुड़ेगा तब हम लोग बोलेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा एक नया मॉलिक्यूल में जिसको बोलेंगे 1 आर्सेनो 3 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड। बस पहले क्वेश्चन पे क्या जुड़ रहा था, फॉस्फेट जुड़ रहा था ना, ठीक है। पहले क्वेश्चन पे क्या जुड़ रहा था, फॉस्फेट जुड़ रहा था। लेकिन अभी यहाँ पर देखो पहले क्वेश्चन पे क्या जुड़ रहा है, हम लोग बोलेंगे क्या जुड़ रहा है, ये आर्सेनिक एसिड का ये AS ग्रुप जुड़ रहा है, ठीक है। 3 बिस नहीं होगा, 3 फॉस्फो होगा, ठीक है, क्योंकि 2 फॉस्फेट तो है नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 1 आर्सेनो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, क्योंकि फॉस्फेट तो एक ही है ना, तीसरे क्वेश्चन पे फॉस्फेट है ना, और पहले कार्बन पे क्या जुड़ रहा है, ये आर्सेनिक एसिड का ये AS जुड़ रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं 1 आर्सेनो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1 आर्सेनो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, हाँ ठीक है, ये सही है। अब देखो, अब यहाँ पर ये कंपाउंड तो नहीं बना, ये तो नहीं बना 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड, इसकी जगह 1 आर्सेनो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो स्टेप नंबर 6 तो यही था ना, सब कुछ देखो सेम है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर क्या डिफरेंस है, नॉर्मली हम लोग बोलेंगे जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट यहाँ पर दूसरा बन गया। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या बन रहा था 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड, यहाँ पर क्या बन रहा है 1 आर्सेनो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। दूसरा हम लोग बोलेंगे यहाँ पर जो ये आर्सेनिक एसिड है वो किसके साथ कंपटीशन किया, हम लोग बोलेंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ, ठीक है। और एंजाइम भी सेम लग रहा है, रिड्यूस NaDH2 भी निकल रहा है, रिएक्शन में क्या हम लोग बोलेंगे बाय डायरेक्शनल, या हम लोग बोलेंगे ये रिवर्सिबल है, ठीक है, याद रखना है। अब देखो, अब ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये जो कंपाउंड बना, ये कंपाउंड 1 आर्सेनो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये कभी भी हम लोग बोलेंगे, ये हम लोग बोलेंगे कभी भी ATP को नहीं बनाएगा, ठीक है। ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज होगा, ये अपने आप क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर अपने आप ये स्पॉन्टेनियस क्या हो जाएगा, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। किसका हम लोग बोलेंगे, किसका, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 1 आर्सेनो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे वाटर के प्रेजेंस में हम लोग बोलेंगे ये जो आर्सेनो जो ग्रुप है, ठीक है, ये जो आर्सेनो ग्रुप है पहले क्वेश्चन पे वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। वाटर के प्रेजेंस में ये जो आर्सेनिक एसिड का जो आर्सेनो ग्रुप है AS जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले पोजीशन, पहले कार्बन से क्या निकल गया, आर्सेनिक एसिड का आर्सेनो ग्रुप बाहर निकल गया, ठीक है, स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलिसिस की वजह से, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे चेंज हो जाएगा, इसमें हम लोग बोलेंगे क्या बचेगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यहाँ पर ये बचेगा, और यहाँ पर भी क्या बचेगा, हम लोग बोलेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बचेगा, देख सकते हैं, ठीक है, ग्लिसरिक एसिड बचेगा। सिंपल है, बहुत आसान है। लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर स्टेप नंबर 7 देखो, स्टेप नंबर 7 में भी क्या बन रहा था, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है। यहाँ पर स्टेप नंबर 7 में क्या बन रहा है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है। लेकिन यहाँ पर स्टेप नंबर 7 में देखो ध्यान से, यहाँ पर जो एंजाइम काम कर रहा था, ये एंजाइम काम कर रहा था, हम लोग बोलेंगे
1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा एंजाइम काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर के प्रेजेंस में स्पॉन्टेनियस क्या हो रहा है, ये कंपाउंड का क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो जा रहा है, जिसकी वजह से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है स्टेप नंबर 7 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो एटीपी बनने के लिए क्या चाहिए था, हम लोग बोलेंगे एंजाइम चाहिए था, और हम लोग बोलेंगे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड चाहिए था। लेकिन यहाँ पर ना ही एंजाइम है ना ही ये कंपाउंड है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड तो है नहीं। यहाँ पर क्या 1 आर्सेनो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एटीपी का फॉर्मेशन स्टेप नंबर 7 में नहीं होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कोई भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन स्टेप नंबर 7 में नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद एज इट इज ग्लाइकोलाइसिस चलेगा, जैसे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ना, उसके बाद फिर क्या होगा देखो ध्यान से, उसके बाद फिर 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर क्या 2 फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड, फिर क्या हम लोग बोलेंगे पाइरुविक एसिड। तो स्टेप नंबर 10 में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्टेप नंबर 10 में एटीपी बनेगा, लेकिन स्टेप नंबर 7 में नहीं एटीपी बनेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हम लोग बोलेंगे आर्सेनिक एसिड। याद रखना ये आर्सेनिक एसिड किसके साथ कंपटीशन करता है, हम लोग बोलेंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ, जो कि स्टेप नंबर 6 के लिए रिस्पांसिबल होता है। ठीक है, तो अब यहां पर आप लोग बताइए कि नेट गेन कितना एटीपी का होगा जब हम लोग बोलेंगे आर्सेनिक एसिड काम कर रहा है, तब देखो नेट गेन कितना एटीपी का होगा। सेल क्या करेगा, देखो ध्यान से, सेल 2 एटीपी तो लगाएगा, ये सब तो सारे स्टेप्स एज इट इज चलेंगे स्टेप नंबर 5 तक। तो सेल यहां पर क्या किया, देखो ध्यान से, यहां पर मैं बता रहा हूं इफेक्ट ऑफ आर्सेनिक एसिड या आर्सेनेट। ठीक है, इफेक्ट ऑफ आर्सेनेट या आर्सेनिक एसिड, इसमें कितना एटीपी बनेगा वो मैं बता रहा हूं। देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो 1 से लेके 5 स्टेप तो नॉर्मल है। ठीक है, तो वो एज इट इज होगा ग्लाइकोलाइसिस का। तो उसमें हम लोग बोलेंगे पहला और तीसरा स्टेप में क्या करेगा, देखो ध्यान से, सेल क्या करेगा 2 एटीपी लगा देगा, 2 एटीपी कंज्यूम कर देगा सेल। ठीक है, या इन्वेस्ट कर देगा। अब इसके बाद देखो छठा और सातवां स्टेप तो यहाँ पर होगा नहीं, देख सकते हैं। ठीक है, सातवां स्टेप नहीं, मतलब कोई भी, मतलब सातवां स्टेप में फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, मतलब हम लोग बोलेंगे एटीपी नहीं बनेगा, मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा 7th स्टेप में। तो 2 एटीपी यहाँ पर नहीं बन रहा है। ठीक है, लेकिन बाकी स्टेप तो एज इट इज चलेगा ना, मतलब 10th स्टेप में क्या बनेगा, 2 एटीपी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे 10वां स्टेप में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा, और क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे 2 एटीपी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बनेगा, 2 एटीपी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो नेट गेन कितना एटीपी का होगा, हम लोग बोलेंगे 2 सेल लगाया, ठीक है, और 2 प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, 2 सेल लगाया, देख सकते हैं 2 सेल लगाया माइनस हम लोग बोलेंगे कितना, सॉरी 2 प्रोड्यूस हुआ माइनस हम लोग बोलेंगे 2 सेल लगाया। ठीक है, तो कितना होगा नेट एटीपी, हम लोग बोलेंगे 0 एटीपी होगा। ठीक है, कब, जब हम लोग बोलेंगे आर्सेनिक एसिड काम करेगा तब। और नॉर्मल कंडीशन में क्या था, सेल 2 एटीपी लगाया था और 4 एटीपी बना था। तो नेट गेन कितना हुआ, हम लोग बोलेंगे 4 बना, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 एटीपी का नेट गेन हुआ। लेकिन आर्सेनिक एसिड के टाइम पे फर्स्ट स्टेप जो, मतलब सॉरी 7th स्टेप में जो फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है वो नहीं होगा। तो 7th स्टेप में अगर फर्स्ट अगर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन अगर नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे 2 एटीपी तो बनेगा नहीं। लेकिन बाकी स्टेप तो एज इट इज चलेगा ना, तो मतलब 10th स्टेप में क्या बनेगा, 2 एटीपी बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 2 एटीपी सेल लगाएगा, इफेक्ट ऑफ आर्सेनिक एसिड के टाइम पे 2 एटीपी सेल लगाएगा, और 2 एटीपी बन रहा है ना, देखो ध्यान से स्टेप नंबर 10 में, हालांकि स्टेप नंबर 7 में कोई एटीपी नहीं बन रहा है, 2 एटीपी बन रहा है। तो नेट गेन कितना एटीपी का हुआ, 2 एटीपी बना और 2 एटीपी लगाया, मतलब 2 - 2 इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 0 एटीपी का नेट गेन होगा। तब हम लोग बोलेंगे जब हम लोग बोलेंगे सेल को आर्सेनिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाएगा, या हम लोग बोलेंगे आर्सेनेट के साथ ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आर्सेनिक एसिड किसके साथ कंपटीशन करता है, हम लोग बोलेंगे ये किसके साथ कंपटीशन करता है, ये हम लोग बोलेंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ क्या करता है, हम लोग बोलेंगे कंपटीशन करता है। कौन, आर्सेनिक एसिड। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं होता स्टेप नंबर 7 में, या हम लोग बोल सकते हैं पेओफ फेज का जो फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है वो नहीं होता है, जिसकी वजह से 2 एटीपी नहीं बनता है। लेकिन 10th एटीपी में 2 एटीपी बनेगा। ठीक है, तो टोटल नेट गेन कितना एटीपी का होगा, हम लोग बोलेंगे 2 बना और 2 सेल लगाया, मतलब 2 - 2 इज इक्वल टू 0। ग्रोस एटीपी कितना बनेगा, ग्रोस एटीपी जितना एटीपी बन रहा है। ठीक है, ग्रोस एटीपी का मतलब हो गया जितना एटीपी बन रहा है। कितना एटीपी बना है, जब इफेक्ट ऑफ क्या चीज आर्सेनिक एसिड काम हुआ ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे, तब कितना एटीपी बना, हम लोग बोलेंगे 2 ही एटीपी तो बना ना। ग्रोस एटीपी कितना होगा, 2 होगा, और नेट एटीपी कितना होगा, जो बना माइनस जितना लगा, तो 2 बना माइनस 2 लगा इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 0 एटीपी। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे आर्सेनिक एसिड का, किसमें हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस में। तो ये खत्म होता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे रेडियो लेवल टेक्निक देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस में।
जिससे ये पता चलेगा कि ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे जितना भी देखो ये सब जो हम लोग बोलेंगे कंपाउंड जो बन रहा है, ठीक है, ये सब जो इंटरमीडिएट कंपाउंड जो बन रहा है, ठीक है, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड में आप लोग ध्यान से देखो फॉस्फेट आया, देखो ध्यान से, यहाँ भी फॉस्फेट आया, यहाँ भी फॉस्फेट आया, यहाँ भी फॉस्फेट आया, यहाँ भी फॉस्फेट, 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 ठीक है। तो ये जो फॉस्फेट आ रहा है, ये फॉस्फेट किसका है? ये एटीपी का फॉस्फेट है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। यहाँ पर जो फॉस्फेट निकल रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ एटीपी बन रहा है, उसमें कौन सा फॉस्फेट है? यहाँ पर जो एटीपी निकल रहा है उसमें कौन सा फॉस्फेट है? यहाँ पर जो एटीपी लग रहा है उसमें कौन सा फॉस्फेट है? ये सब सारा का सारा हम लोग देखेंगे रेडियो लेवल टेक्निक में, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या बताऊंगा? इसके बाद मैं बताऊंगा रेडियो लेवल टेक्निक, जिसके थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे जितना भी इंटरमीडिएट कंपाउंड जो बन रहा है ना, उसमें क्या चीज किसका फॉस्फेट यूज हुआ है? वो एटीपी का फॉस्फेट यूज हुआ है या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज हुआ है? तो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे मेनली हम लोग बोलेंगे एटीपी ही लगता है, ठीक है, और एटीपी बनता है, और हम लोग बोलेंगे 6 स्टेप में क्या लगता है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगता है, ठीक है। एक 1 और 3 स्टेप में एटीपी लगा, 7 और 10 स्टेप में एटीपी बना, और स्टेप नंबर 6 में एक दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि जितना भी कंपाउंड, ये सब इंटरमीडिएट कंपाउंड जो बन रहा है, इसमें जो फॉस्फेट है वो फॉस्फेट कहाँ से आया, जिसको हम लोग पता करते हैं रेडियो लेवल टेक्निक से। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और मैं क्या बता रहा हूँ? रेडियो लेवल टेक्निक बता रहा हूँ ग्लाइकोलाइसिस का, ठीक है। हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे क्या चीज? रेडियो लेबलिंग टेक्निक टू फाइंड द लेबल्ड इंटरमीडिएट्स कंपाउंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ये क्या होता है ये मैं अभी बताऊंगा, या ये जो ये हेडिंग है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए सेल एक्सट्रैक्ट कंटेनिंग ऑल टाइप्स ऑफ ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम। मतलब एक सेल एक्सट्रैक्ट है जिसके पास क्या हम लोग बोलेंगे, सारा का सारा ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है। और उसमें याद रखना है उस सेल में जो एटीपी बन रहा है, या हम लोग बोलेंगे जो एटीपी आ रहा है, वो एटीपी में जो गामा फॉस्फेट है उसको क्या कर दिया गया? हम लोग बोलेंगे रेडियो लेबल्ड कर दिया गया। एटीपी का गामा फॉस्फेट को क्या कर दिया गया? रेडियो लेबल्ड कर दिया गया है, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है उसको क्या किया है? रेडियो लेबल्ड नहीं किया गया है, वो कैसा हम लोग बोलेंगे? अनलेबल्ड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ठीक है। अब हम लोगों को बताना है टू फाइंड द लेबल्ड इंटरमीडिएट कंपाउंड्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। क्या मतलब है? देखो मतलब ये बोल रहा है, देखो ध्यान से यहाँ पर समझना है कि जो एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में जो यूज हो रहा है, या हम लोग बोलेंगे जो एटीपी है ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे, ठीक है, बन रहा है चाहे यूज हो रहा है, तो वो जो एटीपी है ना, एटीपी जो है वो एटीपी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, APPP, ठीक है। ये एटीपी का ये वाला फॉस्फेट अल्फा फॉस्फेट, ये बीटा फॉस्फेट और ये गामा फॉस्फेट। तो ये जो गामा फॉस्फेट है ना एटीपी का, याद रखना है उस गामा फॉस्फेट को क्या कर दिया गया? हम लोग बोलेंगे रेडियो लेबल्ड कर दिया गया, ठीक है। रेडियो लेबल्ड गामा फॉस्फेट है, याद रखना है। और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है जिसको मैं ब्लैक कलर से शो कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, PI का मतलब क्या हो गया? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। ये कैसा हम लोग बोलेंगे? ये अनलेबल्ड है। ये कैसा हम लोग बोलेंगे? अनलेबल्ड है, याद रखना है, ठीक है। ये कैसा हम लोग बोलेंगे? एटीपी कैसा हम लोग बोलेंगे? लेबल्ड है, ठीक है, रेडियो एक्टिव लेबल्ड है। एटीपी में कौन सा फॉस्फेट? गामा फॉस्फेट को लेबलिंग किया गया, ठीक है। किससे हम लोग बोलेंगे? जिसको हम लोग बोलते हैं गामा 32P, मतलब ये फॉस्फेट को लेबल्ड कर दिया गया एटीपी का, गामा फॉस्फेट को। और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है उस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लेबल नहीं किया गया, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे जो इंटरमीडिएट्स कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, वो कैसा होगा? उसमें वो लेबल्ड होगा, अनलेबल्ड होगा, यही सब पता करना है। तो देखो क्या चीज है, बहुत आसान है। देखो इसको हम लोग ऐसे समझ रहे हैं, देखो ध्यान से, हम लोग क्या जानते हैं? देखो ध्यान से, हम लोग जानते हैं कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से फिर क्या बनता है? हम लोग बोलेंगे क्या बनता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझना है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना, तो यहाँ पर क्या लग रहा है? हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या लग रहा है? हम लोग बोलेंगे एटीपी लग रहा है। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, यहाँ पर क्या लग रहा है? हम लोग बोलेंगे एटीपी, एक एटीपी लग रहा है, और यहाँ पर क्या एक बाहर निकल रहा है? हम लोग बोलेंगे एटीपी बाहर निकल रहा है। इसका मतलब ध्यान से देखो, यहाँ पर APP एटीपी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला अल्फा फॉस्फेट, ये बीटा फॉस्फेट, ये गामा फॉस्फेट है, ठीक है। और एटीपी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? APP, ये वाला क्या है? अल्फा फॉस्फेट, ये बीटा फॉस्फेट है।
इसका मतलब एटीपी का आप लोग बोलेंगे ये जो गामा फॉस्फेट है, ये गामा फॉस्फेट हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज के छठे कार्बन पे जुड़ गया। ठीक है, तो ये जो फॉस्फेट है ना, ये फॉस्फेट क्या हम लोग बोलेंगे, एटीपी का गामा फॉस्फेट है, याद रखना। और ये कैसा था हम लोग बोलेंगे, ये कैसा फॉस्फेट था हम लोग बोलेंगे, रेडियो लेबल्ड फॉस्फेट था। देख सकते हैं रेडियो लेबल्ड फॉस्फेट था। ठीक है, तो यहां पर याद रखना है पहला जो कंपाउंड बनेगा ग्लाइकोलाइसिस का, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ये पहला रिएक्शन हो रहा है और इसमें जो कंपाउंड बन रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसमें जो कार्बन नंबर 6 पे जो फॉस्फेट रहेगा, वो फॉस्फेट कहां से आ रहा है हम लोग बोलेंगे, वो फॉस्फेट आ रहा है एटीपी के गामा फॉस्फेट से, याद रखना। ठीक है, और ये रिएक्शन को कराने वाला एंजाइम का नाम क्या था हम लोग बोलेंगे, हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज। ठीक है, और वो फैक्टर क्या था, Mg2+। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से देखना यहाँ पर, तो ये हम लोगों को पहला चीज समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब हम लोग बोलेंगे इसका दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा था हम लोग बोलेंगे किसमें, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा था हम लोग बोलेंगे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, याद रखना है। ठीक है, ये रिएक्शन बाई डायरेक्शनल था, ये मैंने बताया था। और पहला रिएक्शन क्या था, इरिवर्सिबल था। हाँ, पहला रिएक्शन इरिवर्सिबल था या यूनिडायरेक्शनल था। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का क्या हुआ हम लोग बोलेंगे, आइसोमराइजेशन हुआ। ठीक है, आइसोमराइजेशन हुआ और एंजाइम क्या लगा हम लोग बोलेंगे, फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज। ठीक है, मतलब हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जो कार्बन नंबर 6 पे जो फॉस्फेट था, ठीक है, वो कार्बन वो फॉस्फेट को हम लोग बोलेंगे फ्रुक्टोज के छठे कार्बन पे ला दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी अलग से हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट तो लगा नहीं, तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज के छठे कार्बन पे जो फॉस्फेट है वो किसका फॉस्फेट है हम लोग बोलेंगे, ये जो एटीपी लगा उसी का फॉस्फेट है, याद रखना है। और इस स्टेप को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमराइजेशन स्टेप। याद रखना, आइसोमराइजेशन स्टेप में क्या होता है हम लोग बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये सेम रहेगा कंपाउंड का, ओनली डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, याद रखना है। तो ये जो फॉस्फेट है, यही फॉस्फेट कहां गया हम लोग बोलेंगे, फ्रुक्टोज के छठे कार्बन पे गया। मतलब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में हम लोग बोलेंगे जो फॉस्फेट है, वो फॉस्फेट किसका फॉस्फेट हम लोग बोलेंगे, एटीपी का फॉस्फेट है, मतलब रेडियो लेवल फॉस्फेट है, जिसके ऊपर मैं स्टार लगाया हूं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर अब ये वाला ये भी समझ में आ गया हम लोग बोलेंगे, जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है इसमें भी समझ में आ गया कि फॉस्फेट किसका फॉस्फेट है, ये एटीपी का गामा फॉस्फेट है। अब देखो, अब यहाँ पर अगला स्टेप नंबर 3, देखो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ। स्टेप नंबर 3 क्या होता है, हम लोग बोलेंगे यूनिडायरेक्शन होता है, या हम लोग बोलेंगे कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे इरिवर्सिबल होता है। स्टेप नंबर 6 में देखो ध्यान से समझना, स्टेप नंबर 6 को कराने के लिए फ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम चाहिए, और इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं आइसोमराइजेशन स्टेप। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या लगेगा हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर भी क्या लगेगा हम लोग बोलेंगे, क्या लगेगा, एक एटीपी लगता है और एक एडीपी निकलता है। तो एटीपी को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, एपीपी लिख सकते हैं, और एडीपी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एपीपी। एटीपी को देखो ध्यान से, ये 3 फॉस्फेट है ना, अल्फा, बीटा, गामा फॉस्फेट। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि गामा फॉस्फेट कैसा है, रेडियो लेबल्ड है। ठीक है, तो ये जो गामा फॉस्फेट है, यहाँ पर ये गामा फॉस्फेट अलग होगा, ये एंजाइम इस गामा फॉस्फेट को अलग करेगा एटीपी से, और किसमें जोड़ेगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में जोड़ेगा। तब जाके ये फ्रुक्टोज हम लोग बोलेंगे नया कंपाउंड में चेंज हो जाएगा, जिसको बोलेंगे फ्रुक्टोज 1 क्या चीज 1,6 बिसफॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। इसका मतलब देखो ध्यान से, इसका मतलब फ्रुक्टोज के छठे पोजीशन पे जो फॉस्फेट था, वो कैसा फॉस्फेट था हम लोग बोलेंगे, रेडियो लेबल्ड। ठीक है, ग्लूकोज के छठे पोजीशन पे, छठे कार्बन पे जो फॉस्फेट था वो कैसा था, रेडियो लेबल्ड। ठीक है, तो देखो ध्यान से, फ्रुक्टोज के छठे पोजीशन पे जो कार्बन रहेगा, उसमें जो फॉस्फेट रहेगा वो ये वाला एटीपी का ये गामा फॉस्फेट है, रेडियो लेबल्ड फॉस्फेट है। ठीक है, लेकिन अब ये जो एटीपी लग रहा है, दूसरा जो एटीपी लग रहा है स्टेप नंबर 3 में, इसका जो गामा फॉस्फेट है वो हम लोग बोलेंगे फ्रुक्टोज के किस कार्बन पे जाएगा, हम लोग बोलेंगे फर्स्ट कार्बन पे जाएगा। तो फर्स्ट कार्बन पे भी क्या मैं दिखा रहा हूँ, स्टार दिखा रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे ये वाला दूसरा जो एटीपी लग रहा है उसका गामा फॉस्फेट मतलब जुड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है। तो ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है, इसमें याद रखना है 1 और 6 पोजीशन पे किसका फॉस्फेट होगा, आप लोग बोलेंगे एटीपी का फॉस्फेट होगा। कैसा फॉस्फेट होगा, हम लोग बोलेंगे गामा फॉस्फेट। और कैसा गामा फॉस्फेट को हम लोग बोलेंगे, रेडियो लेबल्ड गामा फॉस्फेट होगा। ठीक है, तो ये इसको मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, फॉस्फेट को, एटीपी का फॉस्फेट को मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, गामा फॉस्फेट को इसलिए मैं पी लिख रहा हूँ, पी का मतलब क्या, रेड कलर से दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इसके बाद क्या होता है हम लोग बोलेंगे, इसके बाद हम लोग बोलेंगे अगला स्टेप आता है। अगला स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, अगला स्टेप को हम लोग बोलते हैं कि कौन सा स्टेप, क्लीवेज स्टेप। ये वाला स्टेप थर्ड स्टेप था, ये तीसरा स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये था पहला स्टेप। ठीक है, अब देखो चौथा जो स्टेप, इसको हम लोग बोलते हैं क्लीवेज स्टेप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप नंबर 4, जिसको बोलते हैं क्लीवेज स्टेप। ठीक है, ये भी क्या होता है हम लोग बोलेंगे, ये भी क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, ये भी क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। देख सकते हैं यहाँ पर जो एंजाइम लगता है उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं एल्डोलेज। क्या बोलते हैं हम लोग, इसको एल्डोलेज बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 6 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, ये भी 6 कार्बन का कंपाउंड है, ये भी 6 कार्बन का कंपाउंड है, ग्लूकोज भी 6 कार्बन का कंपाउंड है।
यहाँ पर क्या होगा, 3 कार्बन का 2 नया कंपाउंड मिलेगा, 3 कार्बन का इधर, 3 कार्बन का उधर, ठीक है। तो ये जो पहला जो 3 कार्बन का जो कंपाउंड मिल रहा है, इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। दूसरा जो 3 कार्बन का कंपाउंड मिल रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये तीसरे पोजीशन पे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, मतलब तीसरे पोजीशन पे जो फॉस्फेट है, वो फॉस्फेट कैसा फॉस्फेट है हम लोग बोलेंगे, वो फॉस्फेट कहाँ से आया है, वो फॉस्फेट हम लोग बोलेंगे एटीपी से आया है, मतलब रेडियो लेवल फॉस्फेट है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का जो फॉस्फेट है, वो भी कैसा फॉस्फेट है, कहां से आया, वो भी एटीपी से आया, मतलब वो भी कैसा फॉस्फेट हम लोग बोलेंगे गामा फॉस्फेट है, रेडियो लेवल फॉस्फेट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये था हम लोग बोलेंगे स्टेप नंबर 4। अब यहाँ पर भी समझ में आ गया, इसमें भी जो फॉस्फेट है वो किसका फॉस्फेट है, हम लोग बोलेंगे एटीपी वाला ही गामा फॉस्फेट है, रेडियो लेवल फॉस्फेट है। क्यों, क्योंकि एटीपी के गामा फॉस्फेट को रेडियो लेवल कर दिया गया। देखो ध्यान से, ये फॉस्फेट कहां कहां जा रहा है, उससे ये पता चल रहा है। अब देखो यहाँ पर, अब अगला स्टेप हम लोग बोलेंगे स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में क्या होगा, देखो ध्यान से, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट क्या होगा हम लोग बोलेंगे इसका, इसमें आइसोमराइजेशन होगा, जिसको बोलते हैं आइसोमराइजेशन स्टेप पर एंजाइम कौन काम करेगा, ट्रायोज आइसोमरेज, ठीक है। और यहाँ पर देखो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट किसमें चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा, या हम लोग बोलेंगे आइसोमराइज कर जाएगा, ठीक है। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का देखो ध्यान से, यहाँ पर जो फॉस्फेट है, वो फॉस्फेट में क्या मैं दिखा रहा हूँ, स्टार दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इस स्टार का मतलब हो गया, इसको रेड कलर से भी दिखा रहा हूँ, इसका मतलब याद रखना है, ये रेड कलर का फॉस्फेट किसका फॉस्फेट है, हम लोग बोलेंगे एटीपी का गामा फॉस्फेट है, रेडियो लेवल फॉस्फेट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिला, 2 मॉलिक्यूल क्या मिला, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मिला, ठीक है। यहाँ तक था, हम लोग बोलेंगे ये एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, क्योंकि 1 और 3 में क्या लगा है, एटीपी लगा है, इसको हम लोग प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो स्टेप नंबर 6 में, देखो स्टेप नंबर 6 में हम लोग बोलेंगे क्या होगा, बाई डायरेक्शनल होगा स्टेप नंबर 6 में, याद रखना स्टेप नंबर 6 में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगता है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 6 में देखो क्या निकलता है, हम लोग बोलेंगे 2 रिड्यूस NADH2 मॉलिक्यूल निकलता है, ठीक है, 2 रिड्यूस NADH2 मॉलिक्यूल निकलता है, NADH2 मॉलिक्यूल निकलता है, 2 रिड्यूस NADH2 मॉलिक्यूल निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, ठीक है। यहाँ पर देखना, याद रखना, ब्लैक कलर से मैं दिखा रहा हूँ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जिसको मैं PI लिख रहा हूँ, PI, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगेगा। और ये दोनों जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो अनलेबल्ड है, याद रखना, इसमें कोई भी लेबलिंग नहीं किया गया, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये कन्वर्ट हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे किसमें, हम लोग जानते हैं 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड में, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड में, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखना है, समझना है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे जो तीसरा, देखो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में जो फॉस्फेट है, ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, या हम लोग बोलेंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के जो तीसरा कार्बन में जो फॉस्फेट है, वो फॉस्फेट किसका है, एटीपी का है। तो तीसरा कार्बन के ऊपर मैं क्या दे रहा हूँ, स्टार दे रहा हूँ, इसका मतलब ये समझिएगा कि तीसरे कार्बन पे जो फॉस्फेट है, वो फॉस्फेट किसका है, हम लोग बोलेंगे एटीपी से आया, रेडियो लेवल फॉस्फेट है, ठीक है। लेकिन जो पहला पोजीशन पे जो फॉस्फेट जुड़ा, फर्स्ट पोजीशन पे जो फॉस्फेट जुड़ा, फर्स्ट पोजीशन पे किसका हम लोग बोलेंगे 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड का, जो पहला पोजीशन पे जो फॉस्फेट जुड़ा, वो फॉस्फेट हम लोग बोलेंगे अनलेबल्ड है। इसका मतलब वो कौन सा फॉस्फेट होगा, हम लोग बोलेंगे वो होगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जिसको मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, ठीक है। ये 1 को मैं ब्लैक कलर से लिख रहा हूं, ब्लैक का कलर का मतलब क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। इसके ऊपर क्या दे दिया हूं, हम लोग बोलेंगे मैं डॉट दे दिया हूं। डॉट का मतलब क्या है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये अनलेबल्ड फॉस्फेट है, ठीक है। और देखो यहाँ पर ध्यान से, ये तीसरा जो कार्बन है, इसके ऊपर मैं क्या दिया हूँ, इसके ऊपर मैं स्टार दिया हूँ। वो कार्बन पे जो फॉस्फेट है, तीसरे कार्बन पे याद रखना है 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड के तीसरे कार्बन पे जो फॉस्फेट है, वो एटीपी वाला फॉस्फेट है, और पहले कार्बन पे जो फॉस्फेट है, वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, जो कि अनलेबल्ड है, ठीक, याद रखना है। अब यहाँ पर देखो, ये भी चीज समझ में आ गई, यहाँ पर जो एंजाइम लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, और इस स्टेप को बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्लस फोस्फोराइलेशन स्टेप, या ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन स्टेप बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्टेप नंबर 6 हो गया, स्टेप नंबर ये 5 था, ये क्या हम लोग बोलेंगे स्टेप नंबर 6। अब स्टेप नंबर 7 में देखो, स्टेप नंबर 7 पे हम लोग बोलेंगे क्या चीज होता है, हम लोग बोलेंगे स्टेप नंबर 7 पे क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है स्टेप नंबर 7, ठीक है। स्टेप नंबर 7 में देखो, यहाँ पर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे 3, यहाँ पर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा, देखो 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड, ये चेंज होता है, हम लोग बोलेंगे 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड, ये चेंज होता है 2 फोस्फोग्लिसरिक एसिड में। ये किसमें चेंज होता है, 2 फोस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज होता है, ठीक है। इसका मतलब पहला कार्बन पे जो फॉस्फेट है, वो फॉस्फेट हम लोग बोलेंगे किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, एटीपी के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या लगेगा, एक एडीपी लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बाहर निकलेगा, हम लोग बोलेंगे एटीपी बाहर निकलेगा। तो एटीपी जो बाहर निकल रहा है, जिसको हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है,
यहाँ पर भी मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखना समझना बहुत आसान है। यहाँ पर ADP और यहाँ पर क्या निकल रहा है ATP, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ APPP। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर चूंकि पहला क्वेश्चन से क्या हुआ, फॉस्फेट अलग हुआ है, डाई फॉस्फेट में क्या हुआ, एक फॉस्फेट जुड़ गया, एडीपी में एक फॉस्फेट जुड़ गया। ठीक है, तो एडीपी किसमें चेंज हो गया, ट्राई फॉस्फेट में। इसका मतलब तीसरा का यहाँ पर तीसरा जो फॉस्फेट है, एडीपी का जो तीसरा फॉस्फेट है, वो तीसरा फॉस्फेट हम लोग बोलेंगे, कौन सा फॉस्फेट है हम लोग बोलेंगे, वो तीसरा फॉस्फेट ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, याद रखना है। ठीक है, ये पहला कार्बन पे 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के पहले कार्बन पे जो फॉस्फेट था, यही फॉस्फेट हम लोग बोलेंगे एडीपी पे जुड़ा, तब जाके एडीपी ट्राई फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो फॉस्फेट है वो कौन सा फॉस्फेट हम लोग बोलेंगे, अनलेबल्ड, याद रखना, अनलेबल्ड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, अनलेबल्ड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। ये कौन सा फॉस्फेट हम लोग बोलेंगे, अनलेबल्ड क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। ठीक है, याद रखना है। तो एटीपी जो बाहर निकलता है उसमें जो फॉस्फेट रहता है गामा फॉस्फेट, वो कौन सा फॉस्फेट रहेगा, हम लोग बोलेंगे अनलेबल्ड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। जो फॉस्फेट किस में जुड़ा है, स्टेप नंबर 6 में जुड़ा है। तो ये था हम लोग बोलेंगे स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 को कराने के लिए जो एंजाइम था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डिहाइड्रोजिनेज। अब स्टेप नंबर 7, 8 और 8, 9, 10 बचा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, स्टेप नंबर 8 देखो, स्टेप नंबर 8 में क्या होता है हम लोग बोलेंगे, सॉरी यहाँ पर स्टेप नंबर 7 में क्या होता है हम लोग बोलेंगे, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज होता है। ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज होता है। मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया गलती से, यहाँ पर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज होता है। ठीक है, सब कुछ सेम है। पहले क्वेश्चन से क्या निकला है, बस जो फॉस्फेट था वो निकला है। ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी में जुड़ गया। ठीक है, तब जाके एडीपी किस में चेंज हो गया, एटीपी में चेंज हो गया, ट्राई फॉस्फेट में चेंज हो गया। तो एटीपी में जो यहाँ पर जो फॉस्फेट है, गामा फॉस्फेट है, वो कौन सा फॉस्फेट हम लोग बोलेंगे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, जिसको मैंने लिखा है अनलेबल्ड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, अनलेबल्ड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये फिर से हम लोग बोलेंगे रिएक्शन क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। ठीक है, फिर से रिएक्शन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल होगा। और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर पहला फॉस्फेट तो किसमें जुड़ गया, पहला फॉस्फेट जो था वो किसमें जुड़ गया, एडीपी में जुड़ गया। तब देखिए एटीपी में कन्वर्ट हो गया। लेकिन तीसरा फॉस्फेट तो है ना अभी तक, और ये तीसरा फॉस्फेट किसका, कौन सा फॉस्फेट है, ये तीसरा फॉस्फेट कहां से आया हम लोग बोलेंगे, ये तीसरा फॉस्फेट आया है एटीपी के फॉस्फेट से। ठीक है, ये तीसरा फॉस्फेट का किसका फॉस्फेट हम लोग बोलेंगे, ये वाला जो एटीपी है वही फॉस्फेट, देखो अभी तक यहां तक है। ठीक है, यहां तक आया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, अब यहाँ पर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, हम लोग बोलेंगे 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। तो सिंपल, यहाँ पर 2 दूसरे पोजीशन पे हम लोग, यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे आइसोमराइजेशन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, आइसोमराइजेशन हुआ है। ठीक है, ये स्टेप में, तो यहाँ पर तीसरा फॉस्फेट को, तीसरे कार्बन पे जो फॉस्फेट है उसको दूसरे कार्बन पे ला दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरा पोजीशन पे जो फॉस्फेट है वो किसका फॉस्फेट होगा, हम लोग बोलेंगे एटीपी का गामा फॉस्फेट होगा, लेबल्ड फॉस्फेट, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, याद रखना है, यहाँ पर देखना, ध्यान से समझना, ये वाला पी को मैं रेड कलर से दिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले ये जो रेड कलर का जो फॉस्फेट है वो कौन सा फॉस्फेट हम लोग बोलेंगे, ये एटीपी से जो लगता, एटीपी से का जो फॉस्फेट, गामा फॉस्फेट है, जो लेवल फॉस्फेट है वो यहाँ तक पहुंच गया। देखो ध्यान से, अब देखो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखो ध्यान से 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड चेंज होता है। मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ऐसे करके इधर दिखा रहा हूँ। ठीक है, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड चेंज होता है, हम लोग बोलेंगे 2 फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड में, 2 फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड में। तो यहाँ पर भी कुछ हम लोग बोलेंगे एटीपी या एडीपी कुछ लगा नहीं। ठीक है, ना ही एटीपी यहाँ पर कुछ निकला। तो यहाँ पर जो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग बोलेंगे जो फॉस्फेट है वो कौन सा, किसका फॉस्फेट है, हम लोग बोलेंगे रेडियो लेबल्ड एटीपी वाला फॉस्फेट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर का जो एटीपी का जो फॉस्फेट लगता जो चला आ रहा है, वो देख सकते हैं कैसे करके इंटरमीडिएट कंपाउंड में वो प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ तक देखो दिख रहा है। और ये जो स्टेप है, इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं स्टेप नंबर 9, और इसको कराने के लिए जो एंजाइम है इसको बोलते हैं इनोलेज। ठीक है, ये स्टेप नंबर 8 था। ठीक है, आइसोमरेज एंजाइम चाहिए, म्यूटेज एंजाइम चाहिए स्टेप नंबर 8 को करने के लिए। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे स्टेप नंबर 9 से स्टेप नंबर 10। यहाँ पे स्टेप नंबर 9 में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप नंबर 9 को डिहाइड्रेशन स्टेप। अब देखो स्टेप नंबर 9 से हम लोग बोलेंगे स्टेप नंबर 10 में आ जाओ। स्टेप नंबर 10 में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 2 फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे पाइरुविक एसिड में। 2 फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड चेंज हो जाएगा पाइरुविक एसिड में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब फॉस्फेट तो बाहर निकल गया ना, क्योंकि दूसरे कार्बन पे फॉस्फेट था 2 फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड का, ये बाहर निकल गया। इसको कौन रिसीव करेगा, तो रिसीव करने के लिए हम लोग बोलेंगे कौन सा मॉलिक्यूल है, हम लोग बोलेंगे एडीपी मॉलिक्यूल है, एडीपी डाइफॉस्फेट। ये क्या करेगा, एक फॉस्फेट को रिसीव करेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में।
यहाँ पर भी देखो ध्यान से, ये डाइफॉस्फेट यहाँ से एक फॉस्फेट को रिसीव करेगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में, ठीक है। और ये रिएक्शन को कराने वाला जो एंजाइम उसको बोलते हैं पायरुविक एसिड काइनेज, ठीक है, या पायरुवेट काइनेज, ठीक है, पी पायरुविक एसिड काइनेज बोलेंगे। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर ये जो फॉस्फेट है, याद रखिए ये एटीपी वाला फॉस्फेट है, रेडियो लेवल फॉस्फेट है, तो एडीपी को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, देखो ध्यान से, ये एडीपी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और एटीपी को हम लोग कैसे लिखेंगे, एपीपी, ठीक है। इसका मतलब एडीपी में एक फॉस्फेट जुड़ा, कौन सा फॉस्फेट, यही 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड का फॉस्फेट जुड़ा ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ये जो फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट कौन सा होगा, हम लोग बोलेंगे ये रेडियो लेबल्ड फॉस्फेट होगा, ठीक है, रेडियो लेबल्ड गामा फॉस्फेट होगा, रेडियो लेबल्ड गामा फॉस्फेट होगा, ठीक है, याद रखना रेडियो लेबल्ड गामा फॉस्फेट होगा, देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला फॉस्फेट। और यहाँ पर भी सेम हम लोग बोलेंगे, जो एडीपी में यहाँ पर देखो तीसरे पोजीशन पे जो हम लोग ये सॉरी गामा फॉस्फेट जो यहाँ पर भी है, सेम वो भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रेडियो लेबल्ड होगा, ठीक है, देख सकते हैं। तो इसको मैं कैसे दिखा रहा हूँ, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ एपीपी डाइफॉस्फेट को, ठीक है, और यहाँ पर कौन सा फॉस्फेट हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर गामा फॉस्फेट है, देख सकते हैं रेडियो लेबल्ड गामा फॉस्फेट। तो आप देख सकते हैं, देखो ध्यान से, ये हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट कंपाउंड था, और यहाँ पर देखो रेडियो लेबल्ड एटीपी का फॉस्फेट कहाँ ट्रैवल किया, ठीक है, और यहाँ पर जो एटीपी बना देखो वो अनलेबल्ड था, ठीक है, अनलेबल्ड यहाँ पर क्या था, गामा फॉस्फेट था स्टेप नंबर 7 में, लेकिन स्टेप नंबर 10 में जो एटीपी बना वो हम लोग बोलेंगे रेडियो लेबल्ड है, देखो ध्यान से, रेडियो लेबल्ड इसमें गामा फॉस्फेट, मतलब एटीपी का जो फॉस्फेट गामा फॉस्फेट फर्स्ट स्टेप में लगा, वो फॉस्फेट देखो ध्यान से लास्ट स्टेप में एटीपी के फॉर्म में बाहर निकला, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यही कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे क्या चीज का, रेडियो लेवल टेक्निक टू फाइंड आउट द इंटरमीडिएट कंपाउंड्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बहुत आसान है, आप थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, सब कुछ आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने इससे पहले जो लेक्चर बनाया है या उससे पहले जो लेक्चर बनाई है, या हम लोग बोल सकते हैं ये जो सीरीज ऑफ लेक्चर है उसको आप देखने, ये सब सारा स्टेप मैंने बताया है, 1 बाय 1 स्टेप को डिटेल में बताया है, उसका बायोकेमिस्ट्री भी बताया, सारा एंजाइम्स के बारे में भी डिटेल में बताया, इनहिबिटर्स के बारे में भी डिटेल में बताया है, कंक्लूजन भी डिटेल में बताया है, सब कुछ डिटेल में बताया, ठीक है। उसके बाद आप इस लेक्चर को देखिएगा, ये वाला रेडियो लेवल टेक्निक, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे करके हम लोग बोलेंगे जो फॉस्फेट है वो ट्रैवल हो रहा है, देख सकते हैं ट्रैवल कर रहा है, और कहां पर ये फॉस्फेट बाहर निकल रहा है, कहां पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लग रहा है, कहां पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेडियो लेबलिंग टेक्निक टू फाइंड आउट द लेबल्ड इंटरमीडिएट कंपाउंड्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो ये खत्म होता है, अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, फिर हम लोग देखेंगे ये आरबीसी में ग्लाइकोलाइसिस कैसे करके होता है, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग यहीं पर रखते हैं, थैंक यू सो मच।